हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, विभिन्न साइंस के टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कंटेंट अपने पास होगा और फिर अपन धीरे धीरे इनको सीख लेंगे। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं पिछले वर्षों में, उन सभी क्वेश्चनों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मैं आपको आपके साथ पढ़ रहा हूँ। मतलब पढ़ा तो क्या रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ। तो इस कारण आपको धीरे धीरे इसका भी ज्ञान होगा, मुझे भी ज्ञान होगा। तो देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम बात करेंगे पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण की। अब पादपों में जल अवशोषण हमने पिछले वीडियो में देखा कि जाइलम किस प्रकार जल का परिवहन करता है। उस जल का जो परिवहन होता है वह इसका डिटेल में हम देखेंगे किस प्रकार उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार जल का अवशोषण हो रहा है और जल का परिवहन हो रहा है। पादपों में जल अवशोषण, देखिए पादप सभी प्रकार के जल का यहाँ पर अवशोषण नहीं करते हैं, केवल और केवल मृदा जल का, आर्द्रताग्राही जल का ही अवशोषण यहाँ पर करते हैं। कौन कौन से जल का? मृदा जल का, यानी जो मृदा में उसकी जितनी धारण क्षमता है उसका ही अवशोषण कौन करते हैं? तो मृदा जल का ही यहाँ पर अवशोषण करते हैं कौन? पादप। और जो मृदा जल है इसका अवशोषण कौन करता है? मूल रोम करते हैं। तो मूल रोम जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम किसका अवशोषण करते हैं? जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम करते हैं। मूल रोम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मूल रोम यहाँ पर जल का अवशोषण करते हैं। और यह जो जल का अवशोषण ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? हमने पूछा कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो प्रकार है निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा प्रकार सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। देखिए, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है? देखिए, निष्क्रिय जो जल अवशोषण है, देखिए रुकिए, देखिए निष्क्रिय जो जल अवशोषण है, इस निष्क्रिय जो जल अवशोषण में पादप के वायवीय भाग लेते हैं। जैसे पत्तियां कैसे लेगी भैया? पत्तियां किसका जल अवशोषण में भाग लेती हैं? पत्तियां किस प्रकार जल अवशोषण में भाग लेगी? पत्तियों में एक क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। जो भी जल का अवशोषण हो रहा है पादप में, यदि वह अतिरिक्त जल है तो उसका क्या कर देगी? उत्सर्जन कर देगी। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों की शिराओं में होते, जाइलम की वाहिकाओं में होते जड़ तक एक खिंचाव बन जाता है और उस खिंचाव के कारण ही जल का अवशोषण होता है। उसे कहा जाता है निष्क्रिय जल अवशोषण, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से पत्तियां एक तनाव बना रही हैं, उस कारण किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। तो पादपों में किस प्रकार का अवशोषण पाया जाता है? निष्क्रिय जल अवशोषण पाया जाता है। और सक्रिय जल अवशोषण, यदि जड़ें स्वयं ही जल का अवशोषण करें, पत्तियों की आवश्यकता न हो, तो जड़िए ऐसा जो है जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है, ठीक है। अब मृदा से जल मूल रोम में आ गया। अब मूल रोम से जाइलम तक हमें जल को भेजना है। जल हमसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। जल हमसे क्या बोल रहा है? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया हमें आपने मृदा से तो निकाल लिया, मूल रोम में भेज दिया, अब हमें जाइलम में भी भेजिए ना। तो हम मूल रोम से इस जल को कहाँ तक भेजेंगे? जाइलम में भेजेंगे। तो ये जो मूल रोम से जाइलम में है, यह किसके द्वारा होता है? लेटरल फ्लो इसको बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेटरल फ्लो। पार्श्वीय प्रवाह के द्वारा मूल रोम से जाइलम तक जल जाता है। यह लेटरल प्रवाह तीन प्रकार से होता है। एपोप्लास्ट पथवे, सिम्प्लास्ट पथवे और तीसरा वैक्यूलर पथवे। देखिए, लेटरल फ्लो तीन प्रकार से होता है। लेटरल फ्लो का अर्थ मूल रोम में आ गया। मूल रोम से जाइलम तक किस प्रकार जल जा रहा है, उसका लेटरल फ्लो तीन प्रकार से होता है। अब लेटरल फ्लो से हम पूछ रहे हैं, लेटरल फ्लो बता भाई कैसे होएगा? तो लेटरल फ्लो ने कहा कि एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या वैक्यूलर। अब तीन प्रकार से मैं जाऊंगा भाई साहब जाइलम में, तो जाइलम में किस प्रकार तीन प्रकार से चला जाएगा भैया? तो इसने बोला कि यदि, सुनना ध्यान से,
यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है लेटरल फ्लो से, 1 नंबर आपको देके जाएगा भैया, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो भी साइंस का एग्जाम है उसमें देके जाएगा 1 नंबर। एपोप्लास्ट क्या है? एपोप्लास्ट है कि यदि निर्जीव तत्वों से यानी या तो हो सेल वॉल से या सेल स्पेस से यानी कोशिकीय अवकाशों से यदि जल का प्रवाह होता है तो इसे कहा जाता है एपोप्लास्ट पतवे। एपोप्लास्ट यानी निर्जीव तत्व, जो निर्जीव कोशिका भित्ति से और कोशिकीय अवकाशों से होते हुए जल का प्रवाह होता है तो एपोप्लास्ट पतवे कहा जाता है। सिम्प्लास्ट यस से सजीव यानी सजीव तत्वों के द्वारा यदि प्रवाह होता है, जैसे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मोडेस्मेटा, कोशिका द्रव्य, इससे यदि प्रवाह होता है, किस से? प्लाज्मोडेस्मेटा, सेल प्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, इससे यदि प्रवाह होता है तो इससे कहा जाता है सिम्प्लास्ट। और वैक्यूलर, यदि जल कोशिका भित्ति से प्रवेश करे, कोशिका झिल्ली में आए लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा में होकर न जाए, किस में होकर जाए? वैक्यूल यानी रसधानी में होकर जाए, तो यदि रसधानी में होकर जल जाएगा तो उसे कहा जाता है वैक्यूलर पथवे। उसे क्या कहा जाता है? वैक्यूलर पथवे। ठीक है, समझ में आया कि एपोप्लास्ट है निर्जीव तत्वों यानी सेल वॉल और किसमें से? सेलुलर स्पेस यानी कोशिकीय अवकाशों से होके जाएगा तो एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट से सजीव और प्लाज्मोडेस्मेटा और सेल प्लाज्म। वैक्यूलर यानी रसदानी में होके जाएगा तो जल। ऐसा कौन सा प्रवाह हो गया भैया? ये हो गया भैया लेटरल फ्लो। यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी सिम्प्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट को समझाइए, उसमें आया था ऑब्जेक्टिव सिम्प्लास्ट, हाँ कि सिम्प्लास्ट कैसे होता है, तो सजीव तत्वों से, निर्जीव तत्वों से, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा, इस प्रकार आया था। ठीक है, और अब जाइलम में आ गया तो जाइलम से विभिन्न पादप ऊपरी जो भाग हैं उसमें किस प्रकार से जल जाएगा, उसे कहा जाता है रसारोहण। उसे क्या कहा जाता है? रसारोहण। उसे क्या कहा जाता है? रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप यानी रसारोहण। देखिए, मृदा से जल का अवशोषण हुआ मूल रोम तक और मूल रोम से जाइलम तक आया लेटरल फ्लो के द्वारा। अब लेटरल फ्लो के द्वारा जब जल जाइलम में आ गया तो ऊपर तक कैसे आएगा, यह भी मूलभूत समस्या हो गई। तो एक प्रयोग किया गया, बालसम लिया गया, बालसम का पादप, और बालसम के पादप को क्या किया गया? सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया गया। सेफ्रेनिन से उसकी जड़ों को अभिरंजित किया गया। जब जड़ों से जल का अवशोषण हुआ तो सेफ्रेनिन पाया गया जाइलम की वाहिकाओं में। तो इससे तात्पर्य निकाला गया कि क्या है, जाइलम क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। तो जाइलम जो रसारोहण की क्रियाविधि है, इसको समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैव बल सिद्धांत, दूसरा मूल दाब सिद्धांत, और तीसरा कहा गया भौतिक दाब सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, या तो जैव बल में से हो जाएगा या फिर भौतिक दाब सिद्धांत में से हो जाएगा। देखिए, जैव बल जो सिद्धांत है इसको कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। इंग्लिश वालों, वाइटल फोर्स थ्योरी, इसे क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब जैव बल जो सिद्धांत है इसमें भी विभिन्न वैज्ञानिकों का क्या रहा? योगदान रहा। पहला वैज्ञानिक आया गोडलेवस्की। गोडी आ गए भैया, कौन आया? गोडलेवस्की। और इस गोडलेवस्की ने एक थ्योरी दी, उसका नाम है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी। देखिए, रिले पंप थ्योरी में क्या कहा इन्होंने कहा जैव बल सिद्धांत का, पहले तो ये देखिए, जैव बल सिद्धांत
जैव बल सिद्धांत क्या कहता है कि केवल और केवल जो जैविक तत्व हैं वही क्या करते हैं, रस का रोहण करते हैं, वही क्या करते हैं, जल का परिवहन करते हैं, वही रसारोहण करते हैं। इन्होंने कहा कि केवल और केवल जैविक तत्व, तो जाइलम तो पूरा मरा हुआ है भैया, पूरा मरा हुआ है, उसके तो जाइलम, उसकी वाहिका मरी हुई है, वाहिनिका मरी हुई है, उसकी केवल और केवल कौन सा तत्व है, जाइलम पेरेन्काइमा। उसका जो जाइलम पेरेन्काइमा है, तो ये साफ कहते हैं गोडलेवस्की आए और कहा कि क्या कहा भैया, क्या कहा इन्होंने कहा कि जो जीवित तत्व है, अब जीवित तो भाई साहब बचे ही एक है, कौन से, जाइलम पेरेन्काइमा और पिथरेज और मज्जा किरणी। जाइलम पेरेन्काइमा और पिथरेज में पाए जाने वाला पराशण दाब का अंतर ही क्या करता है, रस का रोहण करता है, कि इसमें वाहिका कुछ भाग नहीं लेती। इन्होंने कह दिया कि जाइलम पेरेन्काइमा और पिथरेज, इन्होंने क्या कहा रिले पंप थ्योरी के द्वारा कि जाइलम पेरेन्काइमा और पिथरेज ही क्या करती हैं, भाग लेते हैं, गोडलेवस्की ने। और दूसरे वैज्ञानिक आए जेसी बोस ने थ्योरी दी पल्सेशन थ्योरी, इन्होंने थ्योरी दी पल्सेशन थ्योरी। जेसी बोस क्या करते हैं पल्सेशन थ्योरी के द्वारा कि भैया जो कोर्टेक्स भाग हैं, कोर्टेक्स भाग के निचली जो सेल्स हैं वो जो एंडोडर्मिस के पास पाई जाती हैं, जो एंडोडर्मिस के पास पाई जाती हैं, उस एंडोडर्मिस के पास पाई जाने वाली सेल्स में पल्सेशन होते हैं, पल्सेशन यानी स्पंदन होते हैं। और इस स्पंदन के द्वारा क्या होता है, इस स्पंदन के द्वारा क्या होता है भाई, वही होता है रस का रोहण होता है, और वही होता है जो रस का रोहण होता है। अब मूल दाब सिद्धांत क्या कहते हैं, इसके कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है भाई, मुलायम होती है, और उसमें जब जल आता है तो वह फूल जाती हैं, और जब वह फूलती हैं तो एक दाब उत्पन्न होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। जब वो वापस अपनी स्थिति में आने का कोशिश करती हैं तो उसमें से जल निकल के किस में चला जाता है, वाहिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है, वेसल्स में चला जाता है, जाइलम की वेसल्स में चला जाता है, और उस जल के कारण वेसल्स में एक दाब उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है मूल दाब। देखिए मूल दाब के बारे में, यह धनात्मक दाब होता है। ये कौन सा दाब होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धनात्मक दाब होता है। ये किस में उत्पन्न होता है, वाहिका में उत्पन्न होता है। ये किस में उत्पन्न होता है, वाहिका में उत्पन्न होता है। ये धनात्मक दाब होता है, और ये किस में उत्पन्न होता है, वाहिका में उत्पन्न होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा रस का रोहण नहीं कर सकता, क्योंकि मूल दाब केवल सीमित पादपों में ही उपयोगी हो सकता है। 2 एटीएम का मूल दाब होता है, 2 एटीएम का सामान्यतः मूल दाब होता है। ये 20 मीटर पादप में ही कार्य कर सकता है, जबकि लंबे लंबे पौधे हैं, लंबे लंबे पौधों में क्या करेगा रे मूल दाब क्या करेगा बेटा। तो मूल दाब यहाँ पर सभी में पाया भी नहीं जाता है। मूल दाब जिम्नोस्पर्म प्लांटों में, जिम्नो में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मूल दाब नहीं पाया जाता है। तो मूल दाब के बारे में 2 बातें याद रखो, मूल दाब वाहिकाओं में उत्पन्न होता है और यह धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। 2 बातें कंठस्थ याद कर लो, वाहिकाओं में उत्पन्न होता है और धनात्मक प्रकृति का होता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न उठता है, जहाँ से क्या होता है, प्रश्न उठता है भौतिक दाब सिद्धांत। भौतिक दाब सिद्धांत, देखिए भौतिक जो दाब सिद्धांत है, इस भौतिक दाब सिद्धांत में इन्होंने कहा कि क्या कहा कि कोई भी जैविक कारक यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए, रसारोहण के लिए। कोई भी जैविक कारक उत्तरदायी नहीं है, जैविक कारक उत्तरदायी नहीं है इन्होंने कहा। तो क्या उत्तरदायी है कि भौतिक बल उत्तरदायी है। इन्होंने कहा कि भौतिक जो बल है वह क्या है, उत्तरदायी है। किस प्रकार इन्होंने समझाया, देखिए वही 2 वैज्ञानिक आए, डिक्सन और जोली 1894 की बात है। दोनों क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। देखिए डिक्सन और जोली आए और इन्होंने देखा कि भैया पत्तियों में क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है।
पत्तियां गीली गीली हो रही हैं। पत्तियों में जैसे ही वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है जल का अवशोषण बढ़ता है। पत्तियों में जैसे ही वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है क्या होता है, जल का अवशोषण बढ़ता है। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया कि यार एक खिंचाव बन रहा है, एक खिंचाव बन रहा है, यहाँ से पानी खींचा जा रहा है पत्तियों के द्वारा और जड़ों में से भी क्या हो रहा है। तो इन्होंने सिद्धांत का नाम दिया वाष्पोत्सर्जन खिंचाव थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव थ्योरी या वाष्पोत्सर्जन आकर्षण थ्योरी। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव थ्योरी इन्होंने यहाँ पर दी। देखिए वाष्पोत्सर्जन, अब इन्होंने कहा कि भौतिक दाब सिद्धांत में कि भौतिक बल उत्तरदायी होते हैं। देखिए किस प्रकार, अब इसमें यहाँ से समझेंगे इसको कि पत्तियां जो होती हैं वह वाष्पोत्सर्जन करती हैं और वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों की वाहिकाओं से एक बल, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है और वह तनाव इतना ठीक ठाक होता है कि वह जड़ों तक आ जाता है तने से होकर, और इन तने से होते हुए जड़ों तक आ जाता है और जड़ और पत्ती के मध्य एक तनाव बन जाता है और इस तनाव के कारण जल के अणुओं में पाए जाने वाली ससंजन प्रवृत्ति के कारण जल के अणु जुड़ जाते हैं और एक स्तंभ का निर्माण कर लेते हैं और ये स्तंभ इतना मजबूत होता है कि टूटता नहीं है। और जिस प्रकार जल का जो स्तंभ बढ़ जाता है, बन जाता है, तो जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बढ़ेगा और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बढ़ने के कारण क्या होगा, जल का अवशोषण होता रहेगा। तो यही था क्या, रसारोहण। तो हमने देख लिया कि किस किस प्रकार रसारोहण और जल का अवशोषण होता है। धन्यवाद सभी का। यहाँ से देखिए डिक्सन और जोली को याद रखिए। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत इन्होंने दिया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ही क्या होता है, अधिकतर सर्वमान्य सिद्धांत भी है, डिक्सन और जोली वैज्ञानिक इंपॉर्टेंट हैं। तो धन्यवाद सभी का, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।